वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संडे स्पेशल शो में, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे साथ है। और मुद्दा ये है कि रोहित शर्मा इंडियन टीम के बहुत ही जाने माने क्रिकेटर वो फिट हो चुके हैं। आखिरी जो 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके लिए फिट हो चुके हैं और वो भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे। आखिरी 2 टेस्ट मैचेस वो खेलेंगे और साथ ही हम बात करेंगे ना सिर्फ इंडियन टीम बल्कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है कि उनके लिए ओपन कौन करेगा। और ओपनिंग का जो पेयर स्लॉट है, जो ओपनिंग की जो स्लॉट है, उस पर सवालिया निशान है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एज वेल एज इंडिया के लिए भी। और हमारे पैनल में आज मौजूद हैं फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर एंड फॉर्मर इंडियन टीम के सेलेक्टर अशोक मल्होत्रा जी, और साथ में प्रकाश जी भी मौजूद हैं, कमेंटेटर, इंटरनेशनल कमेंटेटर, और संजय बैनर्जी एक और इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहला सवाल ये है कि लगातार रोहित शर्मा को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही थी कि भाई वो फिट है नहीं है। जिस तरीके से आईपीएल में उन्होंने इंजरी के बाद खेलना शुरू किया, उसके बाद से फिर इंडियन टीम के लिए कहा गया कि उनके फिटनेस को मॉनिटर किया जाएगा और अंत में फिर इस एपिसोड में विराट कोहली को भी बोलना पड़ा। तो लगता है कि अब जो ये फिट हो गए हैं, तो ऐसे में जो कंट्रोवर्सी है वो कम से कम खत्म होती हुई नजर आएगी। अशोक जी, तो मेरे लिए बड़ी निराशाजनक है कि आपने इसको सही हैंडल नहीं किया। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अगर पहले 2 मैच आपके जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है वो नहीं खेलने वाले, तो फिर आपकी जीतने की संभावना ना के बराबर दिखाई देती है। पहले मैच में विराट जरूर है, लेकिन दूसरे मैच में विराट और रोहित दोनों नहीं है, और उनके बिना क्या हम ऑस्ट्रेलियाई टीम का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि मैं जानता हूं कि डेविड वार्नर उस टीम का हिस्सा नहीं पहले टेस्ट मैच, लेकिन दूसरे टेस्ट में वो अवेलेबल, और फिर कौन ओपन करेगा, इस पे सवालिया निशान। जी बिल्कुल सही कहा आपने अशोक जी, क्योंकि देखिए 14 तारीख को वो निकल रहे हैं और 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड है, यानी कि 29 तक वो सिडनी में ही होटल में रहेंगे। प्रकाश सर आपके पास आना चाहूंगा, और जो सवाल है सर कि आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, 2G 3G 5G सब आ गए, लेकिन कम्युनिकेशन गैप अभी भी है। क्योंकि विराट कोहली ने कहा कि हमें नहीं पता कि क्यों नहीं हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं रोहित शर्मा, और एक समय ऐसा था कि रोहित शर्मा ट्रेवल करने वाले थे भारतीय टीम के साथ। तो ये कम्युनिकेशन गैप कहीं रिफ्ट तो नहीं है इंडियन टीम में सर? देखो भैया, 3 एंगल हैं। पहली बात तो मुझे लगता है हमारे सारे जितने पत्रकार क्रिकेट लवर्स हैं, हम सबको मिलके एक अपना ही सीबीआई कर लेना चाहिए। क्योंकि इतनी चीजें होती हैं क्रिकेट की दुनिया में जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरा, देखिए कई चीजों में जिसको कहते हैं ना, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, वो भी होता है। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, और ये कोई अधिकृत सूत्रों से नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है और कुछ प्रेस में भी आया था, दुबई से वापस आने की वजह केवल उनके पिताजी की तबीयत थी, सेहत, इसलिए वो बंबई आए रोहित शर्मा। अब ये मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं कि 15-20 लोग दुबई से फ्लाई करते हैं और उनमें से एक आपका सीनियर कलीग नहीं आपके साथ हवाई जहाज में बैठा। तो अगर आपको चिंता होती है तो सिडनी में पहुंच के फोन उठाने में क्या दिक्कत है? तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ये ब्लेम बैठता, ठीक है। ये भी बोला गया कि वो जो 3 मैच जो अशोक जी ने जिक्र किया कि भाई 3 मैच आईपीएल के खेले, फाइनल आप खेले, तो आप फिट थे या नहीं थे। ये भी सुनने में आया कि रोहित शर्मा ने खुद कहा कुछ लोगों से प्राइवेटली कि भाई मुझे बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि मैं बाहर बैठ के नहीं रह पा रहा था, और मुझे पता था कि ये 20 ओवर का मैच है, बॉलिंग मैंने करनी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं कोई अपनी इंजरी को एग्रीवेट नहीं कर रहा हूं। फिर उसके बेसिस पे सवाल ये पैदा होता है कि जब आप नेशनल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो तो आपकी फिटनेस की और आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? इंडिविजुअल प्लेयर की है, फिजियो की है, टीम मैनेजमेंट की है, सिलेक्टर्स की है, किसकी है? राइट, ये दूसरा एंगल हो गया। और रही बात उनके अब एनसीए में जाके फिटनेस टेस्ट पास करके खेलने की, तो कहीं पे ये भी बात बोली जा रही है कि टेस्ट मैच के लिए रिक्वायरमेंट जो रिगर है वो शायद T20 और ओडीआई के बनिस्बत कुछ अलग था। उनकी अभी भी इंजरी पूरी हील नहीं हुई थी। ईशांत शर्मा बेचारे अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए। तो अब ये चीजें होती हैं हिंदुस्तान में, हम इन चीजों का शायद थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी कर देते हैं इनको। लेकिन ये बात अशोक जी की बिल्कुल सही है कि ट्रांसपेरेंसी कब आएगी, कब हम खुल के बातें करेंगे। जिस तरह से जैसे ही कुछ होता है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में,
आपके पास बाकायदा प्रेस रिलीज आ जाता है फ्रॉम द बोर्ड कि भाई फला चीज हुई है, उसका ये असर है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या ये एक्शन लिया गया। हम लोग क्यों नहीं करते हैं? इसमें कोई छुपाने की बात है नहीं, स्पोर्ट है, फिटनेस है। तो इसके आज चलते मुझे लगता है कि वही एक चेंज आना है, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात अभिषेक, जो मैं प्रकाश जी की बात से, कि अब जो बोर्ड अध्यक्ष है उन्होंने बोला कि वो 70% फिट है। उनका जो स्टेटमेंट था सौरव गांगुली का कि 70% फिट है। अगर वो 70% फिट है तो क्या आईपीएल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बड़ा है? क्या फ्रेंचाइजी बीसीसीआई से बड़े हैं? इसकी जवाबदेही कौन करेगा? क्या फ्रेंचाइजियों ने इतना दबाव डाला कि रोहित को खेलना पड़ा? क्या बीसीसीआई उनको मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, जैसे प्रकाश ने बोला? इसमें काफी सवाल है। और जो प्रकाश जी कह रहे हैं, बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पूरा ये देश जानना चाहता था कि रोहित शर्मा क्यों नहीं गए, आपने क्यों नहीं बताया पब्लिक को? आपने, क्योंकि क्रिकेट एक धर्म की तरह इस देश में हर आदमी एक एक्सपर्ट। अशोक जी, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मामला दरअसल ये है कि ये पूरे कम्युनिकेशन गैप का मामला है। जिसको बोलना चाहिए वो खामोश रहा, जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बोलता रहा। सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें किसी प्लेयर की इंजरी के बारे में स्टेटमेंट देने की या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की जरूरत नहीं है। सेलेक्टर्स बिल्कुल पूरी तरह से खामोश हैं। रोहित शर्मा ने कुछ नहीं कहा तब तक जब तक कि सौरभ ने ये नहीं कहा कि अगर आपको कुछ पूछना है तो रोहित से आप क्यों नहीं पूछते हैं। उसके बाद रोहित ने कहा कि क्या चल रहा है मेरे सिलेक्शन को लेकर के, मुझे कुछ पता ही नहीं है। वो एकदम अनजान बन गए। फिर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में गए और उन्होंने कह दिया कि भाई हमें कोई जानकारी नहीं। तो आप किसी भी चीज को छुपाएंगे कंबल के नीचे, वो इंजरी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई रोग है या इस तरह की चीज है जिसे छुपाने की जरूरत है। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज है और जिसका जो काम है उसको वो बोलना चाहिए। चीफ सेलेक्टर्स या सेलेक्टर टीम में से किसी का भी एक स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। तो ये क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आता। प्रकाश भाई मेरी बात से इत्तेफाक रखते नहीं है आमतौर पे। नहीं, आज मुश्किल है आपसे सॉर्ट ऑफ डिसएग्री करना, लेकिन यहाँ पे एक इन अ लाइटर वेन, ये एक ऐसा मुद्दा है वेयर द नेशन रियली वांट्स टू नो। एब्सोल्युटली नेशन रियली वांट्स टू नो। और जो सबसे अहम बात यही है कि आप क्यों छुपाते हैं? आप कोई ऐसी बात हो, एक कहते हैं ना, एक सच छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ना सौरभ सच बोल रहे हैं, ना रोहित सच बोल रहे हैं, ना विराट सच बोल रहे हैं। जैसे प्रकाश जी ने कहा, विराट कहते हैं मेरे को मालूम नहीं है। वो आपका वाइस कप्तान है, वो आपका सीनियर खिलाड़ी है, आपके साथ पूरा साल आपके साथ इकट्ठा क्रिकेट खेलता है। आप एक फोन उठा के उनसे बात नहीं कर सकते? दुबई में जब वो चोटिल था, दुबई में आप फोन पे बात नहीं कर सकते थे। आप रवि शास्त्री बात नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे बातें हैं जो गले से नहीं उतरती। और इसलिए जैसे प्रकाश जी ने कहा कि नेशन वांट्स टू नो। संजय जी, कंट्रोवर्सी की शुरुआत तो फिर तब भी हुई थी जब रिद्धिमान साहा भी जब हैदराबाद के लिए खेल रहे थे इस आईपीएल में, लेकिन 2-3 मैचेस खेले नहीं आखिरी में। तो लोगों का कहना है कि फिर जब वो इंजर्ड थे तो उनको क्यों नहीं एनसीए में भेजा गया, रोहित शर्मा को भेज दिया गया। अगर सेम तरीके की इंजरी थी तो सेम पैमाना अपनाना चाहिए। तो फिर एक खिलाड़ी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जाता है, एक खिलाड़ी इंडिया आता है। हालांकि उसके बाद कही गई कि उनके फादर बीमार थे, लेकिन कहीं ना कहीं बातें बिल्कुल सिमिलैरिटी हुई नहीं है। दोनों खिलाड़ियों के साथ अलग अलग पैमाना दिखा गया है यहाँ पर। बिल्कुल। और विराट कोहली ने जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि जिस तरह से रिद्धिमान साहा इंजरी लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आकर के उन्होंने रिहैब किया, उसी तरह से ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा को भी ऑस्ट्रेलिया में आकर के रिहैब करना चाहिए था। ये बात विराट कोहली ने बहुत बाद में कही जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और मुझे इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक चीज अच्छी लगी बीसीसीआई की, कि विराट कोहली के बयान के बाद, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, पूरी दुनिया के पत्रकारों के सामने ये बताने के बाद कि उनका वाइस कैप्टन क्या कर रहा है उन्हें नहीं पता है, बीसीसीआई ने अगले दिन स्टेटमेंट दिया कि नहीं, वो बॉम्बे इसलिए आए थे कि उनके पिताजी की तबीयत खराब थी। तो इकलौता काम बीसीसीआई ने जो इस प्रकरण में अच्छा किया वो ये किया है कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। अन्यथा पूरे कपाट बंद, पूरे पट बंद, और कोई भी ना बोलने को तैयार ना कुछ करने को तैयार। एटलीस्ट अशोक जी, अच्छी बात ये कि चलिए कम से कम आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे रोहित शर्मा, जो कि सिडनी में टेस्ट मैच खेला जाएगा 7 से 11 के बीच में।
विराट कोहली टीम के साथ नहीं है, रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़ेंगे, तो ऐसे में आपको लगता है कि भारतीय टीम ने जो 2018 में काम किया था वो दोहरा पाएगी? क्योंकि देखिए ओपनिंग अगर बात करें ओपनिंग पेयर की, इंडियन टीम भी स्ट्रगल कर रही है, ऑस्ट्रेलियन टीम भी स्ट्रगल कर रही है। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को हम चुनौती दे पाएंगे? जो आखिरी 2 टेस्ट मैचेस होंगे, विराट कोहली तो पहले टेस्ट मैच के बाद ही नहीं होंगे, लेकिन रोहित शर्मा के आने के बाद कुछ इम्पैक्ट दिखेगा टीम पे? अभिषेक, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर पृथ्वी शॉ या शुभमन गिल रोहित की जगह पहले 2 टेस्ट मैच खेलते हैं, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते थे, तो क्या आप रोहित को खिलाएंगे? और खिलाएंगे तो किसकी जगह खिलाएंगे, किस नंबर पे खिलाएंगे? ये कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक खिलाड़ी के जाने से दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलता है। तो शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को एक मौका है, पृथ्वी शॉ ने अपने डेब्यू में शतक बनाया है, तो अगर वो रन बना देते हैं, मयंक अग्रवाल अच्छा खेल रहे हैं, हम सब जानते हैं वो हमारे नंबर 1 ओपनर हैं, तो अगर दूसरा कोई अच्छा रन बना देता है तो फिर क्या? लेकिन एक बात तय है कि भारतीय टीम, मेरा ये मानना है कि विराट कोहली के बिना अधूरी दिखाई देती है जहां तक टेस्ट क्रिकेट का सवाल, क्योंकि विराट का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में कमाल का। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय टीम हार जाएगी, लेकिन संभावना ये है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़िया है। लैबुशेन का रिकॉर्ड जब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम में आए हैं तब से कमाल का रिकॉर्ड है, तो उनके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है। पहले टेस्ट मैच में केवल वार्नर अवेलेबल नहीं, तो अगर उसके बाद वार्नर अवेलेबल हो जाते तो पूरी टीम है और पूरी सशक्त टीम है। और भारतीय टीम विराट के बिना, क्योंकि विराट के बिना बहुत अधूरी है, और फिर खाली विराट एक बल्लेबाज नहीं, एक कप्तान के रूप में जो लड़कर खेलते थे, भिड़कर खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया अंदाज से खेलते थे। अजिंक्य रहाणे अगर वो कप्तान बनते हैं तो वो काफी सॉफ्ट हैं। क्या उनकी आंखों में आंखें डालकर खेल सकेंगे? क्या वो टीम को मोटिवेट कर पाएंगे? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्रकाश जी, इंडियन टीम का जो मैच है एडिलेड में, जो पहला मैच है, वहां पर इंडियन टीम ने 12 मैचेस खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 2 जीते हैं, 7 हारे हैं, 3 ड्रॉ रहा है, और डे नाइट मैच है। लेकिन स्ट्रगल ऑस्ट्रेलिया टीम भी कर रही है, क्योंकि अगर उनके ओपन जो करने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो वहां पर भी उनके पेयर्स बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी दबाव है। डेविड वार्नर का पहले टेस्ट मैच में ना खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड कर देगा अवसर। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट आजकल ऐसा हो गया है और इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है कि इंजरी मैनेजमेंट, प्लेयर मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट एक हिस्सा हो गया है जी। तो हम अपनी इंजरीज या अपने प्लेयर्स के एब्सेंस की बात करते हैं। मैं किसी भी चीज से अशोक जी ने जो कहा उससे डिसएग्री नहीं करता हूं, लेकिन कमेथ द आवर कमेथ द मैन कहते हैं जी। और सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं अशोक जी की एक ही बात से थोड़ा सा असहमत हूं, और वो है अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी। केवल दिखाने से एग्रेशन नहीं होता। राइट। अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की लास्ट सीरीज जब इंडिया में हुई और जब विराट को चोट लगी, तो जिस तरह से उन्होंने मोहाली धर्मशाला का टेस्ट मैच लीड किया, और वो डिफाइनिंग मोमेंट था। देखिए, पहला टेस्ट मैच हार चुके थे हम लोग पूना में, उसके बाद बैंगलोर में वापसी हुई, रांची में ड्रॉ हुआ। मैं ये मानता हूं कि अजिंक्य रहाणे इज एन एक्सेप्शनली केपेबल कैप्टन। हाँ, ये जरूर है कि जो करिश्मा, जो रेडिएटिंग एनर्जी विराट के से निकलती है, वो अजिंक्य में नहीं निकलती। राइट। तो क्या आप ये कहेंगे कि एक्स या वाई? तो एक रही कैप्टनसी की बात, मुझे लगता है उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई भी हो, चाहे विराट हो चाहे अजिंक्य हो। अब आपने जो बात की दोनों टीमों की ओपनिंग के दिक्कत की, तो मेरे हिसाब से आज जो मैच चल रहा है, जो अभी लाइव चल ही रहा है, उसके रहते इंडिया की ओपनिंग पेयर तो मेरे हिसाब से तय हो गई, उसमें कोई मुझे तो शंका नहीं लगती। सीधी सी बात है, मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ओपन करेंगे, ये मेरा मानना, इसमें कोई मुझे चिंता नहीं लगती। रही बात ऑस्ट्रेलिया की और इंजरीज की, तो मैं एक छोटा सा लिस्ट आपको पढ़ के सुना दूं। वार्नर, पुकावस्की, कैमरन ग्रीन, एरन फिंच, जॉश हेजलवुड, एस्टन एगर, ऑनरिक्स, बर्ड, कॉनवे, सर्टेनिटी, ये सारे इनके प्लेयर्स इंजर्ड हैं जी। तो इंजरी आज मॉडर्न गेम का हिस्सा है। स्टीव स्मिथ का इम्पैक्ट या लाबुशेन का इम्पैक्ट, जो मेरे हिसाब से बाय द वे ऑस्ट्रेलिया के लिए मोस्ट लाइकली ओपनिंग पेयर मुझे लगता है, वो शायद लाबुशेन और हैरिस ही होगा, बिकॉज उनके पास एक ही और ऑप्शन रह जाता है कि वो वेड को खिलाएं बतौर
बैट्समैन, या उससे कीपिंग भी करा ले और वो ओपन करेगी, वो अग्रेसिव ओपनर है वार्नर की तरह। तो मेरा अल्टीमेट कहना यह है कि पास्ट रिकॉर्ड अपनी जगह है। एडिलेड में अंडर लाइट्स मेरा तो सीधा कैलकुलेशन है कि लाइट्स के अंदर वंस द लाइट्स कम ऑन, जो टीम उस पिंक बॉल से बॉलिंग ज्यादा अच्छी करेगी वो मैच जीतेगी। सिंपल सी बात। राइट। क्योंकि वो बॉल क्या करता है, और अशोक जी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी है क्योंकि उन्होंने उस उच्च स्तर की क्रिकेट खेली है, लेकिन वो पिंक बॉल उस लाइट के नीचे क्या कॉम्बिनेशन करता है मुझे तो नहीं समझ आता, लेकिन वो बिल्कुल लाइक अ यो इट मूव्स अराउंड, वो हमने कल भी देखा। तो मेरे हिसाब से इंडिया को स्ट्रगल जरूर होगा, विराट का एब्सेंस फील जरूर होगा, और इसलिए पहला टेस्ट मैच, मैं तो एक और कंट्रोवर्शियल चीज छोड़ के बंद करता हूं अपनी बात, कि अगर ये पता है कि श्री कोहली फैमिली रीजंस के लिए, बड़ी अच्छी रीजन के लिए ब्रेक लेकर के जा रहे हैं, तो क्यों आप पहले टेस्ट में उनसे कैप्टनसी करा रहे हैं? क्यों नहीं अजिंक्य रहाणे कैप्टन करे, अगर आपने तय किया है कि वो बाकी टेस्ट के लिए कैप्टन है और विराट खेलें, क्या दिक्कत है? तो एक कंसिस्टेंसी बनती है, ये भी एक सवाल है। राइट, बिल्कुल। लेकिन वही है सर कि विराट कोहली क्योंकि कप्तान है, तो फिर उनसे कप्तानी लेकर अजिंक्य रहाणे को कप्तानी देना, हालांकि एक लंबे सोच की तरह अगर देखें तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन इंडियन क्रिकेट में अमूमन ऐसी चीजें देखने को मिलती नहीं है। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगा, और इंडियन टीम की अगर हम बात करें तो मयंक अग्रवाल ने आईपीएल में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया था। जब 2018 में हम गए थे और वहां पर श्रृंखला जीती थी, तब भी उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाया था। तो आपकी नजर में भी मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ही ओपनिंग पेयर होंगे इंडियन टीम के लिए? मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है उसमें यही दो होने चाहिए और वो किसी को ऊपर लेकर के आएंगे नहीं। तो इंडिया का तो ओपनिंग पेयर बहुत हद तक सेटल है। अशोक जी की नजर शायद किसी दूसरे बल्लेबाज पर है, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि हैरिस को उन्होंने अब टेस्ट टीम में इंक्लूड कर लिया है। पुकोस्की बाहर निकल गए हैं, पुकोस्की रूल्ड आउट हो गए हैं, वो पहले टेस्ट मैच में अब शामिल नहीं है, और बर्न्स और हैरिस ये दो प्लेयर हो सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करें, क्योंकि ये बिल्कुल नया प्लेयर नहीं होगा। श्रीलंका में भी इन दोनों ने ओपनिंग की थी, और जहां तक हैरिस का सवाल है, हैरिस के पास ठीक ठाक तजुर्बा है, कुल मिलाकर 9 टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने, और उसमें से आधे भारत के खिलाफ खेले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है उनका, क्योंकि वार्नर भी नहीं है, पुकोस्की भी नहीं है, तो बर्न्स और हैरिस मुझे सबसे ज्यादा स्लॉट के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। अशोक जी, आपकी नजर में कौन से जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन कर सकते हैं और इंडिया के लिए भी? देखिए, जहां तक मैं प्रकाश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं जो बर्न्स को नहीं खिलाऊंगा। जिस खिलाड़ी का पूरा सीजन फ्लॉप किया है, वो सिर्फ चयन करता हूं कि जिद हो सकता है, लेकिन ऑन फॉर्म ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द साइड। मेरे लिए मैथ्यू वेड शुड ओपन, कैमरन ग्रीन अगर वो फिट हैं तो मध्य क्रम में आए, मैथ्यू हेड, हैरिस, this should be the openers. Maybe 2 left-handers, but still they should be the openers. और जहां इंडिया का सवाल है, मैं जानता हूं कि हम शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ की बात कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि कोई केएल राहुल की बात क्यों नहीं कर रहा। मेरे लिए वो शायद हमारा रोहित के बाद, मयंक अग्रवाल के बाद सबसे बेहतर ओपनर है, और उनका अपने डेब्यू में उन्होंने शतक लगाया हुआ। और वो अगर रोहित और विराट के बाद तीसरा कोई दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज भारत के पास है तो केएल राहुल। हम उनको क्यों नहीं खिलाते? क्यों वो हर जगह खेल सकते हैं इसलिए उनको हम शटल करते रहते हैं, शफल करते रहते हैं? वो शायद जायज नहीं, क्योंकि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे की भाषा समझते हैं, और जिस तरह आईपीएल में भी उन्होंने प्रदर्शन किया है, वो अच्छी साझेदारी करते हैं। शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ युवा, कहते हैं ना, थ्रोइंग देम इन द डीप एंड, ये वो वाली बात है। जबकि केएल राहुल के पास अनुभव है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, प्रदर्शन करने का। मेरे लिए अगर मैं कोच या कप्तान होता तो मैं निश्चित रूप से केएल राहुल से ओपन करता, लेकिन चयनकर्ताओं का और मैनेजमेंट का, जैसे प्रकाश जी ने कहा, शायद शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ, और अभी शुभमन गिल उस रेस में आ गए। अशोक जी, एक और सिचुएशन बन सकती है क्या कि अगर केएल राहुल, लगता नहीं है बट हो सकता है, अगर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ओपन करते हैं, शुभमन 3 पे खेलते हैं, विराट 4 पे खेलते हैं, उससे आपको ये भी हो जाता है कि जब दूसरा टेस्ट आएगा जिसमें क्लियरली रोहित तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो आपके पास एक ही जगह फिर आपको स्लॉट करना है, और उस जगह के लिए फिर या तो रहाणे ऊपर आ जाए या कुछ और एडजस्टमेंट हो नंबर 4 का। तो ये भी मुमकिन तो है कि राहुल और मयंक ओपन करें, शुभमन नंबर 3 पे खेले जैसे उन्होंने न्यूजीलैंड में खेला था, और विराट 4 पे।
अशोक जी सवाल आपसे। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से। जी जी सर। खबर कर देते हैं सर शास्त्री जी को कि अशोक मल्होत्रा जी का ये सलाह है, अब आप करिए जो आपको ठीक लगे। प्रकाश भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो स्टार प्लेयर्स होते हैं उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर के शफलिंग करना प्रैक्टिकली बहुत आसान नहीं होता है जब तक वो खुद उसके लिए ऑप्ट ना करें। कम से कम भारतीय पृष्ठभूमि में, ऑस्ट्रेलिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं। स्टीव स्मिथ ने कहा है कि उन्हें आप किसी भी नंबर पर लेकर के आए, वो खेलने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि लेबुशेन से आप ओपनिंग कराएं, हम नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। लेकिन इंडिया में ये कर पाना शायद होना चाहिए वाला मामला है, होता नहीं है। एब्सोल्युटली राइट बट सर। आप किसी का नंबर तो बदल नहीं रहे ना। ये जो 4 नाम हमने लिए उसमें आप विराट को भी 4 पे ही खिला रहे हैं, आप शुभमन को भी 3 पे ही खिला रहे हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी चेंज तो नहीं कर रहे हैं। और केएल राहुल प्रारंभिक बल्लेबाज है सर, वो है ही। केएल राहुल ने ओपन किया हुआ, वो है ही ओपनर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीजें अब 17 तारीख से जैसे ही पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होगी तो क्लियर हो जाएगी, और पहला टेस्ट मैच 17 तारीख से खेला जाएगा। पिंक बॉल टेस्ट मैच है, डे नाइट टेस्ट मैच है। तो तमाम लोग जो हमें इस समय देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स जिंदगी चैनल को। और इसी तरीके से हम द बेस्ट पैनल लेकर आते हैं और आपके लिए सारी क्रिकेट की इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका, प्रकाश जी आपका और संजय जी आपका। और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ हम सब आएंगे और इसी तरीके से अपने सभी सब्सक्राइबर्स को हम एंटरटेन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।